अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम इंशाल्लाह आज वीक 4 के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और लास्ट टाइम जो लेक्चर हम लोग कर रहे थे दैट वाज फ्रॉम जी ट्रांसफॉर्म चैप्टर नंबर 3। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा-सा मैं आई वुड लाइक कि मैं थोड़ी-सी उसकी रिवीजन कर लूँ ताकि आपके ज़हन में हो कि हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 के जो हमने पढ़ने हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऑल्दो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ये देखा है कि सिस्टम्स को एनालाइज़ किया जा सकता है। वी कैन फाइंड आउटपुट। देयर आर 2 वेज़ कन्वोल्यूशन एंड डिफरेंस इक्वेशन सॉल्यूशन। तो व्हाई डू वी नीड अनदर मेथड? ठीक है, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा ये समझा कि थोड़ा ये एनालिसिस को आसान कर देता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म के बारे में ये भी पढ़ा कि ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन या वाइस वर्सा उसकी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ़ एक इट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सिग्नल को किसी और तरह से देखना शुरू कर देते हो और उस तरह से देखने में एनालिसिस आसान हो जाता है, ठीक है? अच्छा, और फिर हमने हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। वी नो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टूल दैट मेक्स एनालिसिस ईज़ी, बट उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो अनस्टेबल सिस्टम्स और सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वेयर एज़ ज़ी ट्रांसफॉर्म इज़ एप्लीकेबल ऑन अनस्टेबल सिस्टम्स एंड सिग्नल्स। तो इसलिए अगर सिस्टम डिज़ाइनिंग की जहाँ पे बात हो या अगर हमने अनस्टेबल सिग्नल को हैंडल करना है, मतलब करने का मतलब ये है कि उसको हम किस तरह के सिस्टम से गुज़ारें ताकि आउटपुट एक स्टेबल सिग्नल निकले मिसाल के तौर पे। तो उसके लिए तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको एनालाइज़ करने का कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। तो ज़ी ट्रांसफॉर्म इज़ वन सच टूल। अच्छा, ओके, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह एंड डोमेन में सिग्नल हमारे पास या टाइम डोमेन में सिग्नल किस तरह का होता है और ज़ी ट्रांसफॉर्म में जब वो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो किस तरह से वो वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल बन जाता है। क मतलब हम टाइम डोमेन के सिग्नल को यूजुअली वन डायमेंशनल कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ टाइम के अगेंस्ट वेरी कर रहा होता है। ओके, अम, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जस्ट लाइक टाइम डोमेन हम जब एक सिग्नल को डिफाइन करते हैं तो उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि वो टाइम की कौन-सी वैल्यूज़ के ऊपर सिग्नल लोकेटेड है, मतलब टाइम बाउंडेड है, टाइम अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो कौन से इंस्टेंट्स के ऊपर वो डिफाइन होगा प्लस उसका एम्पलीट्यूड। अगर दोनों में से एक इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग है तो फिर आपको सिग्नल की कमी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो यही तरीक़ाकार ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म के साथ भी है। आपको ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म का एक्सप्रेशन भी चाहिए होता है। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर अगर हमारी टाइम डोमेन की ये इक्वेशन है, हम लोगों ने इसके ऊपर ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म का फ़ॉर्मूला लगाया और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसी तरह से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है कि ये ज़ी की कौन-सी वैल्यूज़ के ऊपर वैलिड है, ठीक है? जिस तरह से एन की कोई वैल्यूज़ होंगी जिसके ऊपर ये इक्वेशन अ, व वैलिड होगी या उसका कुछ रिज़ल्ट होगा। एग्ज़िस्ट कर रही होगी इक्वेशन, ठीक है? या सिग्नल एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से ज़ी डोमेन की भी कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये इक्वेशन वैलिड होगी या सिग्नल एग्ज़िस्ट कर रहा होगा। ज़ी की हर वैल्यू के ऊपर ये सिग्नल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अच्छा ज़ी रेज़्ड टू पावर एन इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये सिग्नल को सिग्नल सिस्टम का एनालिसिस आसान कर देता है, ठीक है? तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे आइगन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आई वोंट रिवाइज़ दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन ज़ी एन इज़ एन आइगन फंक्शन फॉर एन एलटीआई सिस्टम। अगर ये चीज़ आपको उस वक़्त समझ नहीं आई थी बहुत अच्छे तरीके से तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दफ़ा तो लेक्चर दोबारा देखो, नहीं तो जो पिन पॉइंटेडली क्वेश्चन है वो आप पूछो। ओके, उम ठीक है, हम लोगों ने इस स्लाइड में भी देखा था कि ज़ीएन जो है वो बेसिकली अ, हमारे एलटीआई सिस्टम के लिए आइगन फंक्शन के तौर पे काम करता है। तो फिर अगर एक एक मेरे ख़्याल किसी स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि अगर इनपुट ज़ी रेज़ टू पावर प्लस माइनस एन की फॉर्म में नहीं है, व्हिच इज़ क्वाइट द केस, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम क्या करेंगे कि एक्स ऑफ़ एन का ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म लेंगे और उसको एक्स ऑफ़ ज़ी बनाएँगे। अब एक्स ऑफ़ ज़ी जब सिग्नल बन जाता है ना, तो इसका ये मतलब ये होता है कि ये इनफ़िनिट नंबर ऑफ़ ज़ी रेज़ टू पावर एन्स अब इसमें शामिल हैं, ठीक है? इनफ़िनिट नंबर ऑफ़ ज़ी रेज़ टू पावर एन्स अब इसमें शामिल हैं और ये इस तरह का सिग्नल जब हम इनपुट पे देते हैं एलटीआई सिस्टम की, तो आउटपुट पे हमें जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट, क्योंकि इनपुट जब जी रेज़ टू पावर एन की फॉर्म में है तो हमें इनपुट वापस आउटपुट पे तो मिलेगी और साथ उसकी जो आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई होकर मिलेगी दैट वुड एच ऑफ़ ज़ी। तो फिर लेकिन चूँकि एक एडिशनल प्रोसेस इनपुट पे अप्लाई हुआ है तो एक एडिशनल प्रोसेस या स्टेप हमें आउटपुट पे लगाना पड़ेगा जो कि इनवर्स
जी की कैलकुलेशन है ताकि हम वाई ऑफ जी से वाई ऑफ एन में जा सकें। हम लोगों ने ये पिछली दफ़ा देखा था कि अगर इनपुट 0 टू पावर एन की फॉर्म में हो तो आउटपुट हमें डायरेक्टली वाई ऑफ एन की फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन अगर हमें इनपुट को एक्स ऑफ जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़े तो आउटपुट भी हमें वाई ऑफ जी की फॉर्म में ही मिलती है। ओके, और फिर हम लोगों ने देखा था कि एच ऑफ जी है क्या। एच ऑफ जी की कंप्यूटेशन इस तरह से होती है जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जो हमने जी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखा था। और एच ऑफ जी इटसेल्फ, उसको एक नाम दिया गया है। इस स्लाइड के ऊपर तो आपको आइगन वैल्यू ही नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। आइगन वैल्यू तो ये है, लेकिन इसका एक और नाम है जिसको आपकी किताब में ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, या फिर सिस्टम फंक्शन। एच ऑफ सी को हम ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर सिस्टम फंक्शन, इन दोनों नामों से बाकी कोर्स में बुलाएंगे। और ये जो है एच ऑफ सी, इट बिहेव्स एज आइगन वैल्यू फॉर अ गिवन एलटीआई सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ओके, फिर हम लोगों ने ये जो बातें मैंने दोहराई हैं, ये यहाँ पर भी ना यही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये एग्जांपल भी लास्ट टाइम की थी। इसमें था हमारे सामने 3 तरह के सिग्नल्स हैं एग्जांपल 1, 2, 3 में। एक हमारे पास फिनिट ड्यूरेशन कॉजल सिग्नल। इससे हमारे पास सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से प्लॉटेड है कि ये n की वैल्यू यहाँ पर 0 है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे तो n इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर सिग्नल सिर्फ इस रीजन में डिफाइंड हो तो हम लोगों ने फिर ये सीखा था, बल्कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ये सारा रीजन, क्योंकि यहाँ पर मतलब एन की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सिग्नल तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर इस रीजन में सिग्नल डिफाइंड है तो उसका जी ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से सिग्नल अगर, और उसको इस जो सिग्नल इस रीजन में डिफाइंड है उसको हम कॉजल सिग्नल बोलते हैं। अगर सिग्नल मेरे पास इंस्टेड इस रीजन में डिफाइंड है तो इसको मैं नॉन कॉजल सिग्नल बोलूँगी, ठीक है। नहीं, नॉन कॉजल नहीं, एंटी कॉजल। और इस तरह के सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जा सकता है। और इसी तरह से एक तीसरी एग्जांपल है हमारे पास नॉन कॉजल सिग्नल की, जिसमें सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी n की वैल्यू ले सकता है, यानी कि सिग्नल टू साइडेड होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड सिग्नल टू साइडेड होता है। और हमारे पास जब इस तरह का सिग्नल होगा तब हम जी ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे। और आपके सामने जो क्वेश्चन लिखी हुई अगर आप देखो उसमें तो बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन ये वाली, इसमें जी की हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज नज़र आ रही हैं, ठीक है। कॉजल में हमें सिर्फ नेगेटिव नज़र आ रही हैं। आई होप यू नो कि ये हम लोगों ने किस तरह से लिखा था। अच्छा, अब ये समझ आना थोड़ा इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जी ट्रांसफॉर्म की चीज़ें थोड़ी सी आगे से मुश्किल तो नहीं आई वुड से, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होती जाएंगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम लोगों ने इस स्लाइड में ये सीखा कि अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन गिवन है तो हम लोगों ने एक्स ऑफ जी कैसे निकालना है। लेकिन अगर आप नोट करो तो अभी तक हमारे पास एक्स ऑफ जी की सिर्फ इक्वेशन आई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी रहती है, वो ये कि ये जो तीनों इक्वेशन है मेरे पास अलग अलग, मतलब मिसाल के तौर पे जिस इक्वेशन के ऊपर मेरा माउस है इस वक्त, जी की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये वैलिड है, मैं जी की कौन सी वैल्यूज़ इसमें प्लग इन कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो एक्स ऑफ एन गिवन है मुझे, जिससे मैंने ये वाला एक्स ऑफ जी बनाया, अगर आप इस एक्स ऑफ एन की इक्वेशन देखो तो इसमें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे टाइम इंस्टेंट पता है इस सिग्नल के, मतलब मुझे पता है कि ये जो 1 है ये n इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर सिचुएटेड है। और इस तरह से जो बाकी एलिमेंट्स हैं या उसकी वैल्यूज़ हैं सैंपल की, तो मुझे पता है कि उनकी वैल्यू क्या है और टाइम इंस्टेंट कौन सा है। लेकिन अभी तक मैंने जो फार्मूला लगाकर एक्स ऑफ जी निकाला है, मुझे सिर्फ यही पता है कि एक्स ऑफ जी क्या है, मुझे अभी जी की वैल्यूज़ नहीं निकाली। तो अगली साइड में हम वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, जब हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली उसमें हम लोगों ने देखना ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक्स ऑफ जी का एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इन्फिनिट ना हो जाए। एज लॉन्ग एज इट डज नॉट रीच इन्फिनिटी तो हम जी की वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख के भी बताने की कोशिश करती हूँ। एक्स ऑफ जी का आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम जी की सिर्फ वही वैल्यूज़,
ठीक है, हम लोगों ने इसमें जी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालनी है ताकि हमें एक्स ऑफ जी की न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। एंड जी जो है इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कॉम्प्लेक्स बेसिकली। ओके, तो हम जी की सिर्फ वही वैल्यूज़ यहाँ डाल सकते हैं कि जिसमें एक्स ऑफ जी इन्फिनिट ना हो, ये वाहिद शर्त होती है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने तीनों एक्स ऑफ जी की वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर आप सबसे ऊपर वाली वैल्यू को देखो तो मसलन जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन लिखी हुई है, तो हम इसको मैं पहली आपको लिख के बताती हूँ। मसलन 2 इंटू जी इनवर्स है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 5 अपॉन जी स्क्वायर है, 5 इंटू जी रेस्ट टू माइनस 2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप नोट करो तो इस इक्वेशन में अगर मैं जी की वैल्यू को 0 डालूंगी तो ये वाली वैल्यू, मतलब जो वैल्यूज है जिसमें डिनोमिनेटर में जी अपीयर हो रहा है, दैट विल बिकम इनफिनिट, ठीक है। इसके अलावा मैं जी की कोई भी वैल्यू डालूं तो ये एक्स ऑफ जी का एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जी की कोई भी वैल्यू डल सकती है, सिर्फ जी की वैल्यू 0 डाल देने से मुझे इन्फिनिट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कभी भी चाहेंगे कि 0 इसमें प्लग इन हो। ओके, तो व्हाट वुड वी डू कि हम ये कहेंगे कि ये जो एक्स का जो एक्स ऑफ जी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और जी की कौन सी वैल्यूज़ पे डिफाइंड है, ये सिर्फ 0 पे अनडिफाइंड है, सिर्फ 0 इसमें नहीं डल सकता, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ डल सकती हैं। और उसको हम यूजुअली अगर प्लॉट करके बताना चाहें तो हम इस तरह से बताते हैं। ये जो सिग्नल कॉजेज़, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज़ कर दिया कि हमारे पास जब भी एक्स ऑफ एन एक कॉजल सिग्नल होगा, लेट मी रिपीट इट, हमारे पास जब भी एक्स ऑफ एन एक कॉजल सिग्नल होगा तो हमारे पास एक्स ऑफ जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। जी की नेगेटिव पावर्स होंगी उसमें, हमारे पास उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि जी के एसोसिएटेड वैल्यूज, वो दैट वुड बी एंटायर जी प्लेन एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0, एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एंटी कॉलर सिग्नल की बात करें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका। अब यहाँ पे जी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं जी को इन्फिनिट डालूँ, ओनली दैट इज़ द सिचुएशन जहाँ पे ये पूरा सिग्नल जो है वो 0 बनेगा, इन्फिनिट बनेगा, ठीक है। देयर इज़ नो अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी जो इस एक्सप्रेशन को इन्फिनिट बना दे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको जनरलाइज़ करें तो मेरे पास जब भी एक एंटी कॉजल सिग्नल आएगा, वहाँ पर जो एक्स ऑफ जी है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा जिसमें जी की पॉजिटिव पावर्स होंगी, और उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है यानी कि जी की वैल्यूज़ जो इसमें हम प्लग इन कर सकते हैं, दैट दे कैन बी एनी वैल्यूज, ठीक है। द एंटायर जी प्लेन इज पॉसिबल टू बी यूज्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन एक्सेप्ट जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें एक्सक्लूडेड होगा। और लास्टली, जब मेरे पास एक नॉन कॉजल सिग्नल है तो हम लोगों ने ये करके देखा पिछली स्लाइड में कि उसके उसमें जी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स दोनों शामिल होती हैं। एक टू साइडेड सिग्नल मेरे सामने प्लॉट हो अगर, तो कुछ मुझे इस तरह का नज़र आएगा। और इस अगर मतलब हम लोगों ने पिछले केसेस में देखा है कि अगर मैं इसमें इसमें दोनों बातें ऊपर वाले सिग्नल्स की वैलिड है, ठीक है। मसलन अगर मैं जी की वैल्यू को 0 रखूँ तो सिग्नल इन्फिनिट हो जाएगा, अगर इसमें जी को इन्फिनिट रखूँ तो सिग्नल इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में ना तो 0 प्लग इन हो सकता है और ना ही इसमें जी इज इक्वल टू इन्फिनिट प्लग इन हो सकता है। तो इस तरह का सिग्नल जो कि टू साइडेड हो, उसका कुछ इस किस्म का जी ट्रांसफॉर्म, इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है कि उसमें 0 और इन्फिनिटी दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। सिर्फ जो इसमें ज़रूरी बात है ना याद रखने वाली, वो ये है कि ये जो तीनों सिग्नल्स आपके सामने गिवन हैं, कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल, ये तीनों फिनिट ड्यूरेशन के सिग्नल्स हैं। आगे हमने अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और हमने समझने की कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास यही सिग्नल्स इनफिनिट ड्यूरेशन के बन जाएँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, तो फिर सिग्नल ट्रांसफॉर्म होकर कैसा बनता है जी डोमेन में जाकर, और उसके साथ एसोसिएटेड जो पॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि साइज़ इंक्रीज़ करके आपको बताऊँ, लेकिन मुझे प्रॉब्ली बीच में कुछ किसी जगह थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस भी करना पड़ेगा ताकि आपको पीछे की क्वेश्चन नज़र आ जाए। ओके, अब हम सबसे पहले एक कॉजल सिग्नल की एग्जांपल से शुरू करते हैं। कॉजल सिग्नल मेरे पास एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि सिर्फ n की
पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड हो, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे हम ऐसे जो जितने भी सिग्नल्स होंगे ना उनके साथ आपको यू ऑफ एन मल्टीप्लाई होकर ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्चुअल बात है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा और आपको पता भी ज़रूर होगी, लेकिन जस्ट लेट मी एक्सप्लेन कि अगर ये सिग्नल मेरे सामने लिखा हुआ है तो ये आई अंडरस्टैंड ये कॉलर सिग्नल है, लेकिन अगर मेरे पास एक और सिग्नल पी ऑफ एन मिसाल के तौर पे लिखा हो जिसमें ए ऑफ एन लिखा होगा, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ए को मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है? ये प्लॉट करने के लिए, बाकी तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इन दोनों सिग्नल्स को समझाने के लिए कि दोनों में फ़र्क क्या है, ए की वैल्यू को 0 और 1 के दरमियान एज्यूम कर रही हूँ। तो अगर मुझे पी ऑफ एन प्लॉट करना हो ना, तो चूँकि यहाँ पे अब टाइम कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सिग्नल है ये इन्फिनिट ड्यूरेशन का है। ये नेगेटिव साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा था और पॉजिटिव साइड पे भी। अच्छा, जो ये सिग्नल है ना, जब इसके साथ जो यू ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा, यू ऑफ एन यू नो के इस तरह से प्लॉट होता है। इससे पहले ये सारा जीरो है, तो यू ऑफ एन जिस भी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उसको एन लेसर देन जीरो के लिए उसको जीरो बना देगा, ठीक है? मतलब मैं अगर पी ऑफ एन को यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई गेट एक्स ऑफ एन, ठीक है? क्योंकि होगा यूँ कि जो यू ऑफ एन है वो चूंकि एन लेसर देन जीरो के ऊपर जीरो है, तो जब वो व्हेन जीरो विल गेट मल्टीप्लाइड विद दीज वैल्यूज, ओवरऑल सिग्नल वुड बिकम जीरो फॉर एन लेसर देन जीरो, ठीक है? अच्छा, ओके, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम जरा वापस इस सिग्नल के ऊपर आते हैं कि हम लोग को हम एक कॉजल सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जब भी कॉजल सिग्नल डिफाइन करना है उसकी इक्वेशन में यू ऑफ एन ज़रूर लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब जी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये वाला है, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है? x ऑफ n गेट्स मल्टीप्लाइड विद 0 टू पावर माइनस n। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देती हूँ और बाकी फिर आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। x ऑफ n की जगह मैं प्लग इन करूँगी e टू पावर n इंटू यू ऑफ n 0 टू पावर माइनस n। ये मेरे पास जाएगा n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यू ऑफ n की वजह से वी नो कि सिग्नल वोंट एग्जिस्ट फॉर n लेसर देन ज़ीरो, तो ये इक्वेशन मेरे पास मॉडिफाई होके लिखी जाएगी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए रेज टू पावर n 0 टू पावर माइनस n, ठीक है? और इसको फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, a इंटू 0 टू पावर माइनस 1 और इन दोनों की पावर n, ठीक है? अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, हम लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस पहले भी देखी हुई हैं और हम लोग ये कहते रहे हैं कि इसके मतलब इस तरह की क्वेश्चन के ऊपर हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करते हैं जिसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह की होती है। मैं यहाँ पे r लिख देती हूँ, ठीक है? दिस इक्वेशन n वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी r इज टू पावर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन r इफ एंड ओनली इफ r इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि r की वैल्यू अगर 1 से कम, मतलब इसको मैं -1 भी कर सकती हूँ शायद, हाँ, यस आई कैन डू दैट। आप लोग प्लीज़ इसको वेरीफाई भी कर लेना, आई गेस इसको किया जा सकता है। अच्छा, तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी अगर r की वैल्यू 1 से कम है तो, अदरवाइज नहीं। हम लोगों ने प्रॉब्ली इस चीज़ को देखा था कि अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाए तो यू नो या यू कैन फिगर आउट कि ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ये इन्फिनिट बन जाएगा। थोड़ा सा इस पर अगर ये बात पहले क्लास में डिस्कस नहीं हुई तो प्लीज़ फिगर दिस आउट कि किस तरह से ये होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन मेरे पास ऊपर आई है, आई कैन राइट दिस इक्वेशन, मैं वापस अब जो ब्लैक इंक में लिखा हुआ है उसकी तरफ जाने लगी हूँ। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज like this if and only if
z raised to power -1 is लेसर देन 1। अच्छा, अब ये मैंने ना यहाँ मॉड का साइन इसलिए लगाया बिकॉज z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो z के साथ अब z का मुझे मतलब मैग्नीट्यूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। z की वैल्यू 1 का तो मतलब ये है ना कि हम यहाँ कहीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि यू नो z प्लेन में मेरे पास ये रियल ऑफ z होता है और मेरे पास ये इमेजिनरी ऑफ z होता है। मेरे पास एक थर्ड एक्सिस होता है इस तरह से, जिसमें x ऑफ z प्लॉट होता है। तो अगर मैं सिर्फ z के रियल एक्सिस की बात करूँगी तो ज़ाहिर है मैं तो यहाँ पर मतलब इस पॉइंट की बात करी ना, बट z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें z का मैग्नीट्यूड देखना है। तो मतलब एक सर्कुलर पॉइंट मिसाल के तौर पे इन इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जैसे z का मैग्नीट्यूड जो है इट विल बी 1। अच्छा, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ना ये वैलिड होती है, यानी कि ए जी इनवर्स का मॉड शुड बी लेसर देन 1। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं कि इसका मतलब ये है कि z इनवर्स शुड बी लेसर देन 1/a या फिर z शुड बी ग्रेटर देन a, ठीक है। अब मॉड की वजह से अब ये मॉड की वजह से हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये सिग्नल प्लॉट कैसे होगा? बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने सिग्नल नहीं मुझे कहना चाहिए, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आया ना हमारे पास ये चीज़ आई है कि ये जो मेरा एक्स ऑफ जी का एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ जी की वो वाली वैल्यूज़ एप्लीकेबल हैं या जी की वो वाली वैल्यूज़ प्लग इन हो सकती हैं जिनका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो ए से बड़ा हो, ठीक है। तो अब अगर ये तो मेरे पास अब जो एसोसिएटेड पॉइंट्स हैं या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसका एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन अगर मुझे इसको जी डोमेन में प्लॉट करके दिखाना हो तो फिर व्हाट वुड आई डू? बिल्कुल इस तरह से जैसे ये रियल ऑफ जी है, दिस वुड बी इमेजिनरी ऑफ जी, और ये मेरे पास एक सर्कुलर रीजन बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए होगा, ठीक है। इस सर्कल का आई नो इट्स नॉट ऑफ अ परफेक्ट शेप, बट इट्स सर्कल का जो रेडियस है ना दैट इज ऑफ वैल्यू ए, ठीक है। और क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर इस सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर जो z का मतलब मैग्नीट्यूड बनेगा ना दैट वुड बी इक्वल टू ए। अच्छा, तो इस बिकॉज ए मस्ट बी ग्रेटर देन ए, तो ये इस सर्कल और रीजन के बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो इस फॉर्मूले में प्लग इन हो सकते हैं, तभी हमारे पास एक्स ऑफ जी इन्फिनिट नहीं होगा। अगर अदर वे राउंड ए या ए से कम की वैल्यू इसमें डलेगी तो एक्सप्रेशन इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा, ओके, ये मेरा ख्याल है कि यहाँ नहीं, ठीक है। हाँ, ये ना यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंसेस जो हैं वो लिखे भी हैं। ओके, अब मेरे पास दूसरी जो एग्जांपल आती है दैट इज ऑफ एन एंटी कॉजल सिग्नल। एंटी कॉजल सिग्नल के लिए हम लोगों ने जो मतलब जो यूनिट से सिग्नल मल्टीप्लाई करना है दैट इज दिस सिग्नल, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है बी ऑफ एन के साथ। अच्छा, अब ना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू ऑफ माइनस एन माइनस वन के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 के एंड पे हम लोगों ने टाइम मैनिपुलेशंस पढ़ी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो तरह की टाइम मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व हैं, एक तो शिफ्टिंग और एक इन्वर्स। तो अगर आपने इस सिग्नल को प्लॉट करके देखना है u ऑफ माइनस एन माइनस वन को, तो आपको मतलब यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि पहले क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें आप करोगे यूं कि यू विल स्टार्ट प्लॉटिंग यू ऑफ एन सिग्नल, यू ऑफ एन को आपने प्लॉट करना है। यू ऑफ एन में आपने शिफ्ट डालना है, मतलब वन का यू ऑफ एन माइनस वन आपने प्लॉट करना है, और उसके बाद आपने इसकी स्केलिंग कह लो, रिवर्सल कह लो,
ये जो ऊपर सिग्नल आकर बना है ना, ये वाला सिग्नल जो ये शिफ्टेड सिग्नल है, उसमें फिर आपने रिवर्सल इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास ये वाला सिग्नल बनेगा और जब ये सिग्नल बन जाएगा तो यू विल गेट टू नो कि जो ये सिग्नल है ये आपके पास -1 से शुरू होता है और ये -इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और 0 और ऑनवर्ड्स ये सिग्नल सारा 0 होता है। ठीक है? आपके पास u ऑफ माइनस एन माइनस वन ये सिग्नल बनना चाहिए। तो यू कैन सी ये एक प्योर एंटी कॉजल सिग्नल है। इसमें n इज इक्वल टू 0 और n और उसके अलावा n की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सबके ऊपर ये दिस सिग्नल इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये -1 -2 ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वेन एवर बी ऑफ एन वुड गेट मल्टीप्लाइड विद सच सिग्नल, तो इसकी सिर्फ -1 से लेकर -इन्फिनिटी की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएंगी, बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आउट हो जाएंगी। अच्छा, ओके, तो अब आपने करना यूँ है कि ये आपके पास मेरा ख्याल है कि अच्छा ये मुझे करवाना पड़ेगा ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी शायद आप तीसरा वाला खुद कर सकोगे। अच्छा, ये मैं आपको करवा देती हूँ। अच्छा, देयर इज़ अ रीज़न कि हम लोगों ने इसके साथ ना माइनस लिया यहाँ पर। ये मैं एक आध स्लाइड के बाद एक्सप्लेन करूँगी कि जो ये वाला माइनस है एक्स ऑफ एन में, ये क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, आपके पास जो एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लेट मी राइट एक्स ऑफ जी, ये एक्स ऑफ जी की इक्वेशन है मेरे पास n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये मेरे पास है माइनस बी रेस्ट पावर एन u ऑफ माइनस एन माइनस वन जी रेस्ट पावर माइनस एन। ये मेरे पास एक्स ऑफ जी का कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है। माइनस बेशक हम बाहर निकाल सकते हैं और अगर मैं इस u ऑफ माइनस एन माइनस वन को देखूं, अच्छा तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये मेरे पास अब माइनस इन्फिनिटी से -1 जा रहा है। ठीक है? और इसको हम b v रेज़्ड टू पावर -1 रेज़्ड टू पावर n लिख सकते हैं। अच्छा, और इसमें एक चीज़ का हमें और ख्याल रखना पड़ेगा कि अब हम अगर हम अब इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है? उल्टे करने का मतलब ये है कि मैथमेटिकली आप एक जुमला पहले से लिखना चाहिए कि लेट n बी रिटन एज -m समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बेसिकली बन जाएगी m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है? और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -m। ठीक है? और ये वाला माइनस फिर आप मतलब अंदर रिफ्लेक्ट कर दोगे इसकी पावर्स में, तो आपके पास जो x ऑफ z है दैट विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी v रेज़्ड टू पावर -1 z रेज़्ड टू पावर m। ठीक हो गया? अच्छा, एक चीज़ और, दूसरा अब हमें एक चीज़ का यहाँ पर और ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है ना, जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन हमने अप्लाई करना है, हाँ, वो ये वाली इक्वेशन है। उस इक्वेशन के मुताबिक ज़रूरी है कि लोअर लिमिट 0 हो, यानी कि 0 से इन्फिनिटी जाए। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, ये 1 से इन्फिनिटी जा रही है। अब इन केसेस में हम कैसे मतलब इंश्योर करें या इस फॉर्मूले को हम इसके मुताबिक कैसे बनाएं, तो उसके अलावा जो सबसे आसान हल है ना वो ये है कि वी नीड टू सी कि कौन सी पावर्स इसमें मिसिंग है। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक ज़ीरो वाली मिसिंग है। ठीक है? तो व्हाट डू वी डू कि हम यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी b रेज़ टू पावर -1 z, जो से पावर मिसिंग है जो कि है b रेज़ टू पावर -1 z की पावर 0 प्लस b रेज़ टू पावर -1 z की पावर 0, उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है? अब ये जो एडिशन वाली टर्म है इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है? मतलब ये टर्म जब इस टर्म में ऐड होगी तो वी कैन राइट m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी b रेज़ टू पावर -1 z
रेज टू पावर m माइनस b इनवर्स z की पावर 0। ठीक है, आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि जो टर्म जो पावर मिसिंग थी उसको हमने एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा ऐड किया, एडिशन वाली टर्म को इसका हिस्सा बना दिया। अब ये जब टर्म इसमें ऐड हुई है तो अब ये जो समेशन है ये 0 से इन्फिनिटी जाएगी और मैथमेटिकली इक्विवेलेंट हम इसको इस तरह से करें कि उसी टर्म को 4 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, और अब ये वाली जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो के लिखी जाएगी इस तरह से, और यू कैन सी कि दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगेन हम इस ये जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन लिखते हुए बिल्कुल यही शर्त लगाएंगे कि अगर हमने इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना है, ऊपर से जा रही है तो आएगा ही, कॉपी होगा, तो ये चीज़ इस तरह से सिर्फ तभी लिखी जा सकती है अगर b इनवर्स z इज लेसर देन 1। अगर ये वैलिड नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं है, फिर हम ये भी नहीं लिख सकते। अच्छा, लेकिन हम चूंकि अज्यूम कर रहे हैं कि ये वैलिड होगा तो ही हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, और फिर आप इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो सामने लिखा हुआ है, विच इज़ 1 माइनस बी जी इनवर्स। अच्छा, वो तो हमारे पास अब आ गया एक एंटी कॉजल सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन अब ये जो है इसको हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है, इसके लिए जो थोड़ी सी कैलकुलेशंस आप कह लो या वो उसी तरह से होंगी जैसे आपको मैंने बताई हैं इसके लिए। हाल ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये अच्छा, ये जहाँ जो हमने कैलकुलेशंस यहाँ पर की हैं थी, हम उसी तरह की कैलकुलेशंस आप यहाँ पे करोगे तो यूल गेट दैट आंसर जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, ये वाला आंसर। अच्छा, अब चूंकि z का मॉड इज लेसर देन b, तो अगर मैं इसका ROC प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास रियल ऑफ z है। z का मॉड लेसर देन b होने का मतलब है कि मेरे पास एक सर्कुलर रीजन बनेगा जिसका रेडियस b होगा, और इस सारे रीजन ऑफ इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स अब इस एक्सप्रेशन में डल सकते हैं। इवन ये वाले पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं वो भी इस एक्सप्रेशन में नहीं डल सकते, या फिर इस सर्कल के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी इस एक्सप्रेशन में नहीं डल सकते क्योंकि अदरवाइज ये एक्सप्रेशन इन्फिनिट हो जाएगा। वी वांट टू कीप एक्स ऑफ जी लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये कॉजल और एंटी कॉजल सिग्नल को जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन के हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और आपने अब ये जो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है यानी कि नॉन कॉजल सिग्नल, उसका एक्सप्रेशन निकाल के देखना है, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ है ना वो अब उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है विच मस्ट बी लेसर देन, मतलब उसको ए से बड़ा होना चाहिए और बी से उसको लेसर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। ये होपफुली अगली स्लाइड में हमें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। अच्छा, बल्कि एक चीज़ और कि ये चीज़ कि ये बेसिकली ए लेसर देन जी लेसर देन बी लिखने का क्या मतलब है, इसको हम किसी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो कैसे हम समझेंगे, ये थोड़ा सा अगली साइड में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला सिग्नल गिवन है, ठीक है, तो एक तो आपने यहाँ पे रुक के इस वीडियो को पॉज करके इस गिवन एक्स ऑफ एन को देखते हुए एक्स ऑफ जी निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ी सी ये जो हम लोगों ने काम किया है ना थोड़ा सा इसकी मदद लेते हुए ज़रा डायरेक्टली आंसर लिखूंगी, और फिर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने नॉन कॉजल सिग्नल का फाइनल आंसर लिखना है। ओके, ये जो स्लाइड है ना मेरे पास ये वाली, इसमें मेरे पास कॉजल सिग्नल का आंसर गिवन है। तो मैं
इसको देखते हुए डायरेक्टली कॉजल सिग्नल का एक्सप्रेशन लिखूंगी, ठीक है। तो लिखा ये जाएगा एक्स ऑफ जी हम लिखना चाह रहे हैं। तो कॉजल पार्ट जो है ना मेरे पास, ये पहला वाला पार्ट कॉजल पार्ट है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा 1 माइनस 1/2 जी इनवर्स। और ये पार्ट लिखने के लिए ज़रूरी है कि एक्स ऑफ जी, सॉरी, ये पार्ट लिखने के लिए ज़रूरी है कि जो जी है वो 1/2 से बड़ा हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नॉन कॉजल की बात करूं अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नॉन कॉजल सिग्नल को माइनस बी ऑफ एन कुछ अज्यूम किया था। तो उस माइनस को अगर हम लेके साथ चलें तो नॉन कॉजल पार्ट के लिए मेरे पास ये वाला आंसर आता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर मैं आप डायरेक्टली इसको देख के लिखती हूँ। तो आई वुड राइट, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता हो कि मैंने प्लस क्यों लिखा है बीच में। 1 माइनस 3/2 जी इनवर्स, और ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए ज़रूरी है कि जो z की वैल्यूज़ हैं वो 3/2 से कम हो, ठीक है। अब इनको हम ज़रा ना किसी डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करने की या समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो मुझे एक्सप्रेशन के लिए मेरे ज़रूरी है, एक्सप्रेशन के वैलिड होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, कि मेरा एक जो जो जितने भी पॉइंट्स हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये सर्कल है, इसका रेडियस है 1/2 या 0.5, कि मैं इससे सारे इसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आई कैन ओनली यूज़ दोज पॉइंट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन। लेकिन जो उसका जो दूसरा हाफ है वो मुझे ये बता रहा है कि मैं 3/2 जिस 1.5, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ 1.5, कि मैं इससे कम वैल्यूज़ के जो पॉइंट्स हैं आई कैन यूज़ ओनली दोज पॉइंट्स इन दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी इट्स नॉट कॉन्ट्रोडिक्शन, हमें ज़रा दोनों की बातें माननी है, ठीक है। हमें 0.5 से बड़ा रखना है जी की वैल्यूज़ को, और हमें 1.5 से कम रखना है। तो व्हाट विल वी डू कि हम ये जो दरमियान की वैल्यूज़ है ना, ये सारी वैल्यूज़ ही हम यूज़ कर सकते हैं जी की इस एक्सप्रेशन में प्लग इन करने के लिए। हम 0.5 से छोटी वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, हम सॉरी, हाँ, हम 0.5 से छोटी वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम 1.5 से बड़ी वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, होगा क्या कि अगर हम 0.5 से छोटी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर हम 1.5 से बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। दरमियान वाली वैल्यूज़ को यूज़ करने से ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी से कम रहेगा। अच्छा, अब आपने ये तो हम लोग मैंने पहली एग्जांपल आपको करके दिखा दी। इसका मेरा ना कहीं पे आंसर भी लिखा होगा। ओके, ये थोड़ा-सा अब हम इससे मतलब आगे चलें, अगर थोड़ा-सा मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आपके पास वो एक्स ऑफ ज़ी आ जाएगा जो स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। अब जो दूसरी एग्जांपल आपके सामने गिवन है, मैं उसका सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो प्लॉट करती हूँ। उसका जो कॉज़ल पार्ट है ना, वो ये डिमांड कर रहा है कि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। और उसका एंटी कॉजल पार्ट डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, मतलब ये मैं इसको ये भी बना दूँ, ये कॉजल के लिए एंटी कॉजल सिग्नल का पार्ट ये कह रहा है कि इट शुड बी लेसर देन 0.5। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देयर डजंट एग्जिस्ट अ सिंगल पॉइंट जहाँ जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इनका जो है ना इंटरसेक्शन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि मेरे पास दो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, एक कॉजल के लिए और दूसरा था मेरे पास एंटी कॉजल के लिए, ठीक है। तो मैंने उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो कॉजल सिग्नल है और एंटी कॉजल सिग्नल है, उनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करूँ तो आई गेट अ नल सेट। दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास गिवन सिग्नल है ना, एग्जांपल नंबर 2 में जो सिग्नल है, इसका एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इस सिग्नल को हम एक्स ऑफ जी अगर
मतलब हम नहीं ले सकते बिकॉज देयर वोंट एग्जिस्ट अ सिंगल वैल्यू ऑफ z जो कि x ऑफ z में डल सके। फॉर एवरी z की वैल्यू दिस सिग्नल वुड रिमेन इन्फिनिट। तो वो फिर हम उसको ना तो मैथमेटिकली हैंडल कर सकते हैं, ना उसको हम सिमुलेशन के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो इसका x ऑफ z एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये भी मतलब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे x ऑफ z एग्जिस्ट ना कर सके। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा-सा समराइज़ करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जब सिग्नल को इनफ़ाइनाइट ड्यूरेशन का किया, बेशक वो कॉज़ल हो, एंटी कॉज़ल हो या नॉन कॉज़ल हो, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट से पहले यहाँ पर हम लोगों ने फिर सीखा ये है कि अगर हमारे पास सिग्नल कॉज़ल हो तो उसका एक्स ऑफ सी कुछ इस तरह का बनता है। एक कॉज़ल सिग्नल टाइम डोमेन में हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है, ये सिग्नल अगर इन्फ़िनिट ड्यूरेशन तक चलता जा रहा है, एक सर्कुलर रीजन के बाहर के सारे पॉइंट्स आरओसी का हिस्सा होते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर जी की वैल्यूज़ जिनके ऊपर एक्स ऑफ जी वैलिड है, जो एक्स ऑफ जी में प्लग इन हो सकती हैं। डायग्राम के थ्रू इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे और ये जो इक्वेशन आपके सामने जी ग्रेटर देन ए, ये आरओसी की इक्वेशन लिखी जाएगी। इसी तरह से एक एंटी कॉजल सिग्नल और नॉन कॉजल सिग्नल के हमारे पास एक्स ऑफ जी के एक्सप्रेशंस हैं, उनके टाइम टू मेट सिग्नल्स के प्लॉट हैं और उनके आरओसी के प्लॉट्स हैं। ठीक है। अच्छा, और इसको था ये समराइज़ इसे किया हुआ है कि एक कॉज़ल अगर सिग्नल होगा, इसके इस एग्ज़ाम्पल दी हुई है तो उसका आरओसी किस तरह का बनेगा? अच्छा नहीं, इसमें थोड़ी-सी और चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक से ज़्यादा सिग्नल्स एक से ज़्यादा कॉज़ल सिग्नल्स ऐड अप हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे 1/2 1/3 इस तरह से, तो हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ना दैट वुड बी आउटसाइड द बिगेस्ट सर्कल। अब ये बिगेस्ट सर्कल क्यों है? ये स्मॉलेस्ट सर्कल के आउटसाइड क्यों नहीं है? अगेन आपको इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है। मेरे पास अगर एक से ज़्यादा सिग्नल्स टाइम डोमेन में एड अप हो रहे हैं, एवरी वन ऑफ देम वुड हैव इट्स ओन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, आउटसाइड द सर्कुलर रीजन। तो जो सबसे बड़ा सर्कल होगा उसके बाहर सारे जो सिग्नल्स होंगे ना उनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। मिसाल अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कॉलर सिग्नल का कुछ इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है, एक और सिग्नल हम ऐड अप करें उसका इस तरह का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है, तो यू कैन सी कि ये वाला जो रीजन है इसमें इस सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी एग्जिस्ट करता है और इस सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो आई वुड यूज दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एज अ कंसोलिडेटेड या कंबाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दैट सिग्नल। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों सिग्नल्स बेसिकली ऐड अप हो रहे हैं। तो आपको आपको इंटरसेक्शन जो है वो करना पड़ता है। इसी तरह से मेरे पास अगर एक से ज़्यादा एंटी कॉलर सिग्नल्स ऐड अप हो रहे हों तो मैं उनकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है ना उसके अंदर का रीजन मुझे कंसिडर करना चाहिए। अगेन वाई? बिकॉज वो इंटरसेक्शन में हमें रीजन ही वो मिलेगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक कॉजल और एक एंटी कॉजल सिग्नल ऐड अप हो रहे हैं, जैसे एक नॉन कॉजल सिग्नल, तो इट मस्ट लाई विद इन अ लूप और रिंग। अगर मेरे पास इंसर्ट सिचुएशन कुछ इस तरह की है जो कि मैंने बड़ी डिटेल में पहले एक्सप्लेन किया है, तो एक्स ऑफ जी वॉन्ट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इनको हम थोड़ा तेज़ी से देखते हैं और एग्जांपल्स आई वुड लीव फॉर यू। थोड़ी सी एक खास पॉइंट तक मैं सॉल्व करूँगी लेकिन उसके आगे आपने करी होंगी। जी ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। ठीक है, तो अगर हमें सिग्नल्स मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा हैं तो हम अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा ही कर सकते हैं कि हम उनको अलग-अलग उनका ट्रांसफॉर्म लेकर ऐड अप कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने नॉन कॉलर सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने के लिए एग्जैक्टली यही काम किया था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे करना ये है कि जो एग्जांपल है ना इसमें यहाँ पास कोसाइन सिग्नल गिवन है। कोसाइन सिग्नल को आपने स्प्लिट करना है सम ऑफ मतलब यूलर आइडेंटिटी से। ठीक है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो कोसाइन सिग्नल मेरे पास बन जाता है e raised to power j omega naught n u of n plus e raised to power minus j omega naught n। ये मैंने एक्चुअली जो है ना सारे को कंबाइन करके लिखा है मल्टीप्लाई बाय 1/2। आइलर आइडेंटिटी से इसको सॉल्व किया है। अच्छा, अब आप इस सिग्नल का अलग निकालोगे जी ट्रांसफॉर्म और इस पार्ट का अलग जी ट्रांसफॉर्म निकालोगे और आप जी ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशंस को ऐड कर दोगे। और अगला अगला फिर सवाल ये है कि जो
इफेक्टिव मतलब ये जो सिग्नल एक्स ऑफ एन है इसका आरओसी क्या होगा, मतलब हमें इसका आरओसी अलग से पता चल जाएगा, इसका अलग से पता चल जाएगा। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल टू सी कि दोनों सिग्नल्स बेसिकली कॉजल सिग्नल्स हैं, तो आपको उनका इंटरसेक्शन करना है आरओसी का। ठीक है, तो सर्कल्स बनेंगे, आपको बिगर सर्कल के बाहर जाना है। आपको ये देखना पड़ेगा, मतलब मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली इसका जवाब आपको नहीं दे रही, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सर्कल्स छोटे बड़े बनते हैं या एक ही सर्कल बनता है जिसके बाहर का रीजन आपको कंसिडर करना है। ओके, आपने ज़रूर इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, बल्कि सारी एग्जांपल्स जो भी सबसीक्वेंट स्लाइड्स में आएंगी प्रॉपर्टीज़ के साथ, प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप उन सबको सॉल्व करो, आपको समझ आए। नहीं आती तो डू लेट मी नो। अच्छा, इसी तरह से टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है। एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म, अगर किसी सिग्नल एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी है तो हम उसका सिर्फ शिफ्टेड वर्जन लें तो एक्स ऑफ जी ट्रांसफॉर्म होकर हमें कुछ इस तरह से मिलता है उसके अब अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता तो मैं कहती कि फेज में शिफ्ट आता है, लेकिन एक्स ऑफ जी जो है इट्स नॉट अ फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल, लेकिन उसके साथ एक बी रेज़्ड टू पावर माइनस के की टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब ये है प्रॉपर्टी हमें आगे काफ़ी काम आएगी आई गेस, तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक्स ऑफ एन माइनस टू, मतलब एक्स ऑफ एन हमें नहीं पता, लेकिन यू मस्ट नो कि एक्स ऑफ एन माइनस टू और एक्स ऑफ एन प्लस थ्री का ट्रांसफॉर्म अगर आपको लेना पड़े तो ये हमें किस तरह से इनके ट्रांसफॉर्म्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। और ये चीज़ आपने अगेन थोड़ा सा मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना कि अगर k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, वो ये वाला केस है। यहाँ पे k की वैल्यू 2 है, n+3 में k की वैल्यू -3 है। अगर k की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ROC जो हमारे पास मतलब ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल का, ये शिफ्टेड सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ओरिजिनल सिग्नल के ट्रांसफॉर्म जैसा होता है एक्सेप्ट एट जी इज इक्वल टू 0। अब ज़रूरी नहीं कि सिग्नल एक्स ऑफ एन और शिफ्टेड सिग्नल एक्स ऑफ एन माइनस के ट्रांसफॉर्म एक्स जी इज इक्वल टू 0 पे सिमिलर नहीं हो सकते, या वहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं ट्रांसफॉर्म्स। बाकी सारे रीजन में ट्रांसफॉर्म एक जैसा रहता है। इसके लिए आप लोगों ने तो यूँ करना है कि सिग्नल और उसका शिफ्टेड वर्जन लेके और फिर ट्रांसफॉर्म लेके देखना है, और फिर आपको उससे पता चलेगा। अपनी आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप फाइनाइट ड्यूरेशन का ट्रांसफॉर्म ले लो। ठीक है, और इसी तरह से k अगर लेस देन 0 हो तो फिर सिग्नल माइट, बोथ सिग्नल्स यानी कि सिग्नल और शिफ्टेड सिग्नल माइट हैव अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्म एट z इज इक्वल टू इनफाइनिटी। ठीक है, अच्छा, ओके। फिर इसी तरह से वहाँ पे स्केलिंग होती है। स्केलिंग में अगर आप देखो तो अब जीरो में स्केलिंग हो रही है। टाइम डोमेन में क्या होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल इफ इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल ए रेज़ टू पावर n, तो हमारे पास सिग्नल जो है वो आप यूँ समझ लो कि इधर इट गेट्स श्रिंक्ड और इट गेट्स एक्सपेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a। और उसके लिए जो एग्जांपल है यहाँ पे वो आप लोगों ने ज़रा इसको सॉल्व करके देखना है। अच्छा, वैसे तो एग्जांपल थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए हैं और हो सकता है कि किसी क्विज़ वगैरह में ज़रूर आएँ, लेकिन लेटर हम सिर्फ मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली टेबल से उठा के इस्तेमाल करेंगे। बट फॉर नाउ यू मस्ट नो कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका ट्रांसफॉर्म आता कैसे है। अच्छा, और इसी तरह से हमारे पास टाइम रिवर्सल है। अगर एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी है तो हम टाइम अगर रिवर्स कर दें और फिर उसका ट्रांसफॉर्म लें तो वी वुड गेट a transform which is similar to the transform of given signal, but z gets a power of -1। तो अगर हम लेट्स सपोज कि x u ऑफ माइनस एन का ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मैं अपने आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ कि u ऑफ n कैन बी बेसिकली रिटन एज 1 रेज टू पावर n u ऑफ n। ठीक है, तो assuming at a causal signal which is actually is a causal signal, तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म लेना चाहें तो we will get 1 माइनस जी इनवर्स। ठीक है, बिकॉज a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो u ऑफ माइनस एन का अगर हम ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। आप इसे लेके भी देख सकते हो। अच्छा जी, डिफ्रेंसिएशन इन, अच्छा इसको डिफ्रेंसिएशन इन
जी डोमेन होना चाहिए था। अच्छा, एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ जी है, तो इफ एक्स ऑफ एन गेट्स मल्टीप्लाइड विद एन या रैंप सिग्नल, तो हमारे पास जो जी डोमेन में क्या चेंज आता है, ओरिजिनल सिग्नल को डिफरेंशिएट करके हम और फिर जी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अच्छा, इसकी ना वैसे तो इसकी हर प्रॉपर्टी की एग्जिस्ट करती है कि हम किस तरह से एक्चुअली ये क्या कहना चाहिए, रिजल्ट तक पहुंचते कैसे हैं। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आपने या तो उसको अंडरग्रेड में किया होगा, या फिर ये कि इस स्टेज पे एक्चुअली थोड़ी सी एप्लीकेशन जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, देखिए मैं थोड़ा सा आपको कम से कम इसका बता देती हूँ ताकि कुछ आइडिया आपको हो कि ये आया कैसे है। एक खास हद तक आके मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि फिर आप आगे से खुद इसे ट्राई कर सको। n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जी रेज़ टू पावर माइनस एन। अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्चुअली ये हमें यहाँ पे लगा लिख देना चाहिए डी, ठीक है। और ये एक्स ऑफ एन और ये जी रेज़ टू पावर माइनस एन। किसी खास प्रॉपर्टी में अगर आप इंटरेस्टेड हो ना कि वो किस तरह से उसको फाइनल उसका रिजल्ट आया, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अलग से। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ वन टर्म कैन गेट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू जी विच इज जी टू द माइनस एन इटसेल्फ। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एक्स ऑफ एन, नहीं पहले हम लिखेंगे माइनस एन और फिर हम लिखेंगे जी टू द पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये मुझे ना इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। अच्छा इसके बाद थोड़ी सी इसकी जो ना अरेंजमेंट वो हम चेंज करेंगे। मसलन हम मैं माइनस का साइन मैं इसे बाहर लिखूंगी। इस n को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला माइनस मैं बाहर ले गई, इस n को मैंने ऐसे लिख दिया। और अच्छा अब z को भी मुझे बल्कि चेंज करना पड़ेगा या चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ जी टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई जी टू पावर डिवाइड बाई जी। और चूंकि z को मुझे इस समेशन में लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसे मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो z है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन ना, क्योंकि ये समेशन तो n हैंडल कर रहा है। तो इस z को इवेंचुअली मैं यहाँ पे लेके जा सकती हूँ। और ये वाला माइनस ही इधर आ जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास रह जाएगा पीछे n इंटू एक्स ऑफ n, ठीक है। तो और इसको हम एक इक्वेशन को लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n इंटू n टू एक्स ऑफ n का ट्रांसफॉर्म हम ले तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो दैट बिकम्स इक्वल टू दिस थिंग जो कि हम लोगों ने हमारे सामने स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप आपने प्लीज़ ये चीज़ ट्राई करनी है। इस सिग्नल के साथ जो आपके सामने लिखा हुआ है, पहले आपने ए रेज़ टू पावर n इंटू यू ऑफ n का ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर आपने उसके साथ n को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने देखना है कि उसका ट्रांसफॉर्म क्या था। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। और अगर हमारे पास n मतलब एक्स ऑफ n का अगर हम ट्रांसफॉर्म लें या हम एक्स ऑफ n को n के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसफॉर्म लें, तो यूल सी कि दोनों केसेस में हमारे पास आर ओ सी सेम रहता है। अच्छा, और ये फिर हमारे पास आई गेस फाइनल प्रॉपर्टी है बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो सिग्नल्स टाइम डोमेन में कन्वॉल्व होते हैं, तो जी डोमेन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो x1n और x2n हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, एंड इफ़ दे गेट कन्वॉल्व इन टाइम डोमेन, तो हमारे पास जी डोमेन में बेसिकली दोनों के जो ट्रांसफॉर्म्स हैं, जी ट्रांसफॉर्म्स वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए जो एक इक्वेशन लिखी हुई है
एक तो अब आपने करना यूँ है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बट प्लीज़ ट्राई फॉर योरसेल्फ। x1 और x2 दो सिग्नल्स हैं। अगर x1n का मैं ट्रांसफॉर्म लूँ जो कि x1z होगा, तो x1z को मैं लिख कैसे सकती हूँ? ये हम लोगों ने पिछले दफ़ा देखा था, 1 माइनस 2 रेस्ट पावर z इनवर्स प्लस z रेस्ट पावर माइनस 2। कॉजल सिग्नल है ना, अगर हमें एरो गिवन ना हो तो वी नो कि जो पहला 1 है इसके नीचे बेसिकली एरो लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, ये माइनस 2 जी इनवर्स प्लस 1 इंटू जी रेज़ टू माइनस 2। और इसी तरह से आप x2n का भी ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। तो अब आपने करना यूँ है कि आपने उन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टाइम डोमेन में तो कन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी जी डोमेन में इन दोनों के ट्रांसफॉर्म्स लेकर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ गया एक्स ऑफ जी। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्स ऑफ जी तो हमारे पास आ गया, अब यहाँ से एक्स ऑफ एन कैसे लिखें? अब उसका हिंट ये है कि एक्स एन का ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखते हैं, अगर मेरे पास ये वाला सिग्नल मौजूद हो तो मैं वापस एक्स ऑफ एन पे कैसे जाऊंगी? गिव इट अ थॉट। और फिर आपके पास ये जो गिवन सिग्नल है इसको आप लोगों ने इसका एक्स ऑफ एन लिख के देखना है। तो आपको दो तरीकों से ये लिखना आना चाहिए। एक तो आपको ये इस तरह से लिखना आना चाहिए, ठीक है? आपको मतलब एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि लेट्स यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू लिखनी है, पहली वाली वैल्यू जो कि n इज इक्वल टू 0 पे होती है, मतलब वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। मसलन ये जो सबसे पहले मेरे पास 1 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई वुड राइट इट डेल ऑफ एन, ठीक है? माइनस और फिर आगे 3 टर्म्स और हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे टर्म्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, यहाँ पे कुछ टर्म्स ज़ीरो के साथ भी आएंगी, ठीक है? तो इसलिए आपको एक्स ऑफ एन इस फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, इक्वेशन की फॉर्म में भी, और एक डेटा सीक्वेंस आप उसे कह लो या सैम्पल प्रेजेंटेशन कह लो, उस फॉर्म में भी आपको ये आना चाहिए। अगर आपको कहीं पे मसला होता है तो डू लेट मी नो, बट दिस इज़ अ मस्ट थिंग। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इस स्लाइड में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी ट्रांसफॉर्म का, उसका जो समझ लो कि आप इंट्रोडक्शन डिस्प्लेड है। ये क्वेश्चन ना देखने में थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इस टॉपिक में हम थोड़ा ये सीखेंगे कि रैशनल जी ट्रांसफॉर्म्स अगर हमारे सामने गिवन हो, या जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो उससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ना ये वर्ड रैशनल का समझ आना ज़रूरी है। ये जो हमारे सामने ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म का एक एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये आपने जब कॉज़ल, एंटी कॉज़ल और नॉन कॉज़ल फाइनाइट ड्यूरेशन के जो ये जो 3 सिग्नल्स थे, उनका जब आपने ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म निकालना सीखा था, तो वो इस तरह का एक्सप्रेशन आया था। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, दैट इज़ नॉट रैशनल, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है? यू कैन राइट इट दिस थिंग डिवाइड बाय 1, तो इसका चूँकि डिनोमिनेटर 1 है तो ये रैशनल नहीं है। इसके बरअक्स हमने जब हाँ, ये जब हम लोगों ने सीखा था इनफाइनाइट ड्यूरेशन का जी ट्रांसफॉर्म निकालना, तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे थे। इसका डिनोमिनेटर नॉन यूनिटी है, तो ये जो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनको हम रैशनल जी ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू सी, या हम ट्राइंग टू लर्न कि अगर हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस हो तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मज़ीद मिल सकती है। क्योंकि अच्छा, ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे पास अगेन ऐसे एक्सप्रेशंस थे, कॉजल सिग्नल्स, सॉरी कॉजल नहीं, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के जो एक्सप्रेशंस हैं, तो हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, मतलब कॉजल अगर है, नंबर 1 का अगर सिग्नल कॉजल है तो ज़ीरो उसका पार्ट नहीं होगा आरओसी का। अगर सिग्नल एंटी कॉजल है तो इन्फिनिटी उसका पार्ट नहीं होगा, और अगर सिग्नल नॉन कॉजल है तो ज़ीरो और इन्फिनिटी दोनों उसके पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है? तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या फिर आप यूँ समझ लो कि अगर अगर हाँ पर सिग्नल कॉजल है तो उसकी अगर एक्सप्रेशन बदल भी जाए, एज लॉन्ग एज द सिग्नल रिमेन कॉजल, तो उसके आरओसी हमेशा एक ही होगा कि उसमें ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? देयर वोंट बी एनी अदर चेंज। लेकिन अगर आपका इनफाइनाइट सिग्नल की इक्वेशन बदल जाती है,
मसलन अगर मैं इनफाइनाइट सिग्नल की इक्वेशन इस तरह से लिखूं तो दिस सिग्नल वुड हैव अ डिफरेंट आरओसी, और अगर मैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन की सिग्नल की इक्वेशन इस तरह से लिखूं तो दिस सिग्नल वुड हैव अ डिफरेंट आरओसी। ओके, आई एग्री के इसका भी आरओसी एक सर्कुलर रीजन के बाहर होगा, उस सर्कुलर रीजन का एक रेडियस है 1/2, इसका भी एक सर्कुलर रीजन के बाहर होगा, बट स्टिल दोनों सिग्नल्स, दोनों सर्कल के जो रेडियाई हैं दैट वुड बी डिफरेंट, दोज वुड बी डिफरेंट। तो इसलिए जब हमारे पास इनफाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल्स होते हैं तो हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, या वहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, कॉजल में देर इज़ नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इन्वॉल्व। ओके, तो इसलिए हमें रैशनल सिग्नल्स को ना, रैशनल एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा आप समझ लो कि केयरफुली देखना पड़ता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पोल्स और ज़ीरो से कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। उसके लिए पूरी इस स्लाइड में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, या यूँ समझ लो एक ही बात है जो दो तरीक़ों से कही गई है कि देयर आर टू वेज़ कि एक्स ऑफ ज़ी आपके सामने लिखा हुआ हो, या तो वो इस तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है? ये ज़ी के नेगेटिव पावर्स हैं, और हम लोगों ने इससे पहले जो ज़ी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वो ज़ी के नेगेटिव पावर्स में ही हम लोगों ने निकालना सीखा था। तो यहाँ पे तो है इत्तेफाक से हमारे पास न्यूमरेटर 1 के बराबर है, लेकिन इट कैन बी अ केस जहाँ पे न्यूमरेटर 1 ना हो। मसलन इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल बल्कि जो छोड़ी थी मैंने आपके लिए कि आपने वो सॉल्व करनी है। अगर आप उस 2 सिग्नल्स हों, अगर मिसाल के तौर पे 2 सिग्नल्स का सम अगर हो रहा है और अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो यू कैन गेट अ सिग्नल वेयर द न्यूमरेटर इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके, और लेकिन ये भी हो सकता है कि अब आप इसको लेट्स सपोज़ आप कहते हो कि मैं इसको ज़ी रेज़ टू पावर एम और एन में से जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें उस ज़ी रेज़ टू पावर एम से मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूँ, डिवाइड भी मैं कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये वाला जो आपके पास सिग्नल है फिर ये पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस जब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको फिर हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट हैं। ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में ज़ी की नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस किया गया है सिग्नल को, और नीचे वाली इक्वेशन में जी की पॉजिटिव पावर ने एक्सप्रेस किया गया। अच्छा, बस अब एक छोटी सी चीज़ जो इसमें समझने वाली के ऊपर वाली क्वेश्चन और नीचे वाली क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि एक तो जैसे मैंने एम और एन का जिक्र आपसे किया, तो पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एम हमारे पास न्यूमरेटर का ऑर्डर है, एन हमारे पास न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर का ऑर्डर है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने समझनी है। फिर दूसरी बात ये कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ी रेज़ टू पावर एम से हम लेट्स सपोज़ के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मैं मिसाल ले रही हूँ, ये कंसिडर करते हुए कि एम के बड़ा है, तो आपके पास कोई इस तरह का एक्सप्रेशन एक ज़रूर आएगा। ठीक है, एक फालतू ज़ी आप समझ लो कि ज़रूर आपके पास आएगा, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, अगर दोनों एम और एन बराबर नहीं है तो। तो मतलब एक हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई, एक हमारे पास ज़ी की टर्म आ गई, और एक हमारे पास जो बाकी लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ज़ी की पॉजिटिव पावर से एक्सप्रेस्ड हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हम हमारे जो सिग्नल के 3 कंपोनेंट्स हैं ना, इसको हम डिफाइन अब हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बी नॉट बाय ए नॉट है वी कैन कॉल इट गेन। ठीक है, इसके ऊपर आने से पहले ज़ी रेज़ टू पावर माइनस एम प्लस एन आने से पहले मैं ज़रा इस एक्सप्रेशन की बात करूँ। ये जो न्यूमरेटर के जितने भी रूट्स हैं ना हमारे पास, नॉन ज़ीरो और फाइनाइट वैल्यूड रूट्स, वी कॉल देम ज़ीरोज़। देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने इसको फाइनाइट वैल्यू कहा है। ये जब हम इस पार्ट के ऊपर आएँगे तो देन आई विल एक्सप्लेन। और इसी तरह से इसी पार्ट में अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूँ तो यू कैन सी कि मैंने इस डिनोमिनेटर की जो रूट्स हैं उनको P1, P2 इस तरह से एक्सप्रेस किया है। वी कॉल डिनोमिनेटर की रूट्स एज पोल्स। ठीक है, न्यूमरेटर की रूट्स वहाँ पर ज़ीरोज़ हैं, डिनोमिनेटर के रूट्स को हम पोल्स कहते हैं। अच्छा, अब ज़ीरोज़ का तो थोड़ा आसान है ना, मिसाल के तौर पर अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं मतलब ज़ी की जगह ज़ी1 प्लग इन करती हूँ, मतलब ज़ी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मुझे प्लग इन करनी पड़े ज़ी1, तो यू कैन सी कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पी ज़ी की वैल्यू P1 प्लग इन करूँ, ठीक है, तो यू कैन सी कि ये जो जैसे अगर यहाँ पे P1 प्लग इन मैं करूँ तो P1 माइनस P1 इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो पूरा एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसमें जो ये P1 P2 इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दीज वैल्यूज शुड नॉट बी पार्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब ज़ीरोज़ प्रपोज हो गए, बाकी हमारे पास ये जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी बची ना, ये हमारे पास अब डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट के लेट्स सपोज मेरे पास माइनस एम प्लस वन अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, माइनस एम प्लस एन अगर ये
पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब ये है कि जी की पावर में 3 लिखा गया है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम फिर इसको न्यूमरेटर का हिस्सा बनाएंगे। तो न्यूमरेटर में होने की वजह से वी वुड से कि हमारे पास z इज इक्वल टू, नहीं मुझे सर्कल नहीं बनाना चाहिए इधर। रियल ऑफ z, इमेजनरी ऑफ z। अच्छा, z की पावर अगर 3 हो, 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो z इज इक्वल टू 0 है ना, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर 3 जीरोज़ हैं। लेकिन अगर मेरे पास माइनस एन प्लस एन एक नेगेटिव क्वांटिटी हो, समथिंग लाइक -2, -4, समथिंग लाइक दिस, तो हम इसको मतलब अगर आप देखो कि अम, जैसे मेरे पास न्यूमरेटर में मिसाल के तौर पे लेट मी राइट सी ऑफ जी है, यहाँ पे मेरे पास डी ऑफ जी है, तो ज़ाहिर है कि मैं इसको डिनोमिनेटर का हिस्सा बनाऊंगी, ठीक है। तो जब ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो जी टू पावर 4 लिखा जाएगा। अब ये पोल्स बन गए, तो देन आई वुड से कि मेरे पास z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि ये z की अगर मैं इसको इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, इसके रूट्स निकालना चाहूँ, तो जी इज इक्वल टू 4 के ज़ाहिर है 4 रूट्स निकलेंगे जो कि सारे के सारे जी इज इक्वल टू 0 के ऊपर होंगे। तो आई वुड से कि मेरे पास जी इज इक्वल टू 4 के ऊपर 4 पोल्स हैं। तो अगर माइनस एन प्लस एन यानी कि जी की पावर पॉजिटिव हो तो जीरोस आ जाते हैं न्यूमरेटर के ऊपर, जी की पावर नेगेटिव हो तो वही उतनी वैल्यूज़ के पोल्स आ जाते हैं हमारे पास जी इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अच्छा, तो हमें मतलब ये हमारे पास जो है ना टोटल 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से गेन्स हो सकता है 1 हो, अगर एम और एन बराबर हों तो हो सकता है कि जी की पावर 0 हो जाए, ये पूरा हिस्सा निकल जाए, ठीक है। तो दे अपीयर विद द वैल्यू 1 अगर इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, ओके, अब हमारे पास एक चीज़ और, अब आपको ये भी थोड़ा सा समझ आ गया कि मैंने नॉन ज़ीरो और फाइनाइट क्यों बोला था, क्योंकि जो जो ज़ीरो वैल्यूज़ के रूट्स हैं या ज़ीरो वैल्यूज़ के ज़ीरोड वैल्यूज़ के ज़ीरोज़ या पोल्स हैं, वो तो इस वाले एक्सप्रेशन ने कवर कर लिए। बाकी जो हमारे पास नॉन ज़ीरो और फाइनाइट वैल्यूज़ के पोल ज़ीरोज़ बचे, वो इस एक्सप्रेशन ने कवर किए हुए हैं। अच्छा, अब ये हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा है कि न्यूमरेटर की वैल्यूज़ यानी कि जी की वो वैल्यूज़ जहाँ पे एक्स ऑफ सी 0 हो जाए, वी कॉल देम ज़ीरोज़ एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ और 0 और यूनिट सर्कल। मिसाल के तौर पर ये मुझे ये जो हमारे पास सामने एक तस्वीर बनी हुई है, उसमें ये 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारे पास इस सर्कल की शक्ल बनी हुई है, तो ये दोनों इस सिस्टम के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, या सिग्नल के ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह से पोल्स हम उन सारी वैल्यूज़ को कहते हैं जहाँ पर एक्स ऑफ सी इनफाइनाइट हो जाए, हेंस दे आर नॉट पार्ट ऑफ आरओसी बिकॉज़ आरओसी में हमेशा वही जी के पॉइंट्स होते हैं जो एक्स ऑफ जी को इन्फिनिट नहीं होने देते। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस ऑन जी प्लेन, मिसाल के तौर पे ये दोनों वैल्यूज़। अच्छा, अब ये जो आरओसी है ना, इसका अगर आप देखो तो एरो बाहर की तरफ डला हुआ है, तो हमें कुछ जो चीज़ें स्ट्रेट अवे इसको देख के समझ आ जानी चाहिए, वो ये नंबर 1, आरओसी को देख के ज़रूर कि इट इज़ अ कॉजल सिग्नल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इस आरओसी में एक 2 तरह के सर्कल बने हुए हैं। एक तो सर्कल है 0.6 के बाहर, इसका मतलब ये है कि इसका जो आरओसी होगा उसको हम लिख सकते हैं z ग्रेटर देन 0.6, ठीक है। ये जो आपके सामने सर्कल प्लॉटेड है या जी प्लेन हम इसे कहते हैं, जी प्लेन प्लॉटेड है ना, इसको देखकर जो राइट अवे हम कह सकते हैं कि जी इज ग्रेटर देन 0.6। अब एक और सर्कल बना हुआ है यूनिट सर्कल का, वो हम थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों बना हुआ है, अभी तक हम उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, ये आपके पास 2 पोल्स हैं और ये आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं। वैसे तो आपको इन दोनों पोल्स और इन दोनों ज़ीरोज़ को देखकर इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, लेकिन लेट्स होल्ड इट फॉर नाउ, क्योंकि ये दोनों असल में ना जो वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं, तो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आपको जी ट्रांसफॉर्म थोड़ा रिफ्रेश है अपने अंडरग्रेड से, तो फिर आप ट्राई कर लो, नहीं तो हम इसे बाद में करेंगे और फिर आप ज़रा दोबारा इस स्लाइड के ऊपर आके अपना नॉलेज चेक करने की कोशिश करना। अच्छा, अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ ज़ी
इस तरह से गिवन है, ये हमारे पास एक एक्स ऑफ ज़ी गिवन है एंड वी वांट टू मेक अ पोल ज़ीरो प्लॉट, एक ज़ी प्लेन हमने बनाना है जिसके ऊपर पोल ज़ीरो प्लॉट्स हों। तो हम लोगों ने किया यूँ है कि देयर इज़ एन ऑप्शन कि हम यहाँ पर ज़ी रेज़्ड टू पावर 3, क्योंकि ज़ी रेज़्ड टू पावर -3 यहाँ पे सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू तो ज़ी रेज़्ड टू पावर 3 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। यहाँ पे इन्होंने जो इस एग्जांपल में एक्सप्लेन्ड है वो ये है कि यहाँ से कांस्टेंट जो मतलब गेन निकालने के लिए 2 को कॉमन लिया हुआ है और ज़ी रेज़्ड टू पावर -2 को कॉमन लिया हुआ है क्योंकि ज़ी रेज़्ड टू पावर -2 न्यूमरेटर में मोस्ट नेगेटिव टर्म है। तो हमारे पास ये लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशन बचा जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 4, ठीक है। और इसी तरह से न्यूमरेटर में अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 1 हमारे पास यहाँ पे मतलब 1 तो को तो हम कॉमन नहीं लेंगे, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम नेगेटिव पावर है दैट इज़ ज़ी रेज़्ड टू पावर -3, तो ज़ी रेज़्ड टू पावर -3 की टर्म कॉमन ले ली और ये हमारे पास लेफ्ट ओवर टर्म है। अच्छा, अब इनको आप कैलकुलेटर से आप इसके रूट्स निकाल सकते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस सिस्टम का गेन है दैट इज़ इक्वल टू 2, जो गेन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता पोल ज़ीरो प्लॉट में। पोल ज़ीरो प्लॉट में हमारे पास ये ज़ीरो वैल्यूज़ के पोल्स या ज़ीरोज़ रिफ्लेक्ट होते हैं। इस केस में हमारे पास ज़ी की पावर 1 है तो हमारे पास एक ज़ीरो आएगा ज़ी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर। और इसी तरह से ये हमारे पास अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो वी हैव गॉट 2 वैल्यूज़ 5.2361, 0.7639, तो ये मेरे पास माइनस पे 2 ज़ीरोज़ और आ गए। और अगर मैं पोल्स को देखूँ तो एक मेरे पास पोल है 0.409 पे और मेरे पास 2 पोल्स हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो 2 रिफ्लेक्ट नहीं होता या गेन रिफ्लेक्ट नहीं होता पोल ज़ीरो प्लॉट में। जो ज़ीरो वैल्यू के ऊपर पोल ज़ीरोज़ होते हैं या जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के ऊपर पोल ज़ीरोज़ होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। और इसी तरह से अगर मेरे पास इस चीज़ को आपने खुद ट्राई करना है, इस एग्ज़ाम्पल को, कि अगर एक्सप्रेशन इस तरह का हो और हमसे कहा जाए कि पोल ज़ीरो प्लॉट निकालें, तो इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए जो मैंने पहले एग्ज़ाम्पल को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप ये वाला प्रोसीजर इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर लगाना और फिर आप देखना कि आपके पास पोल ज़ीरो प्लॉट कैसे बनता है। ये चूँकि रेसिप्रोकल है, ये जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है ना, ये चूँकि रेसिप्रोकल है इस इक्वेशन का, पहली वाली इक्वेशन का, तो ये आपको बेसिकली पोल ज़ीरो प्लॉट्स स्विच्ड पोज़ीशन में नज़र आएँगे। अच्छा, इसके ऊपर अब हम थोड़ा-सा टाइम लगाते हैं क्योंकि ये अब हमें आगे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे सामने एक सिंपल कॉज़ल सिग्नल है। पहले हम ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। एक सिंपल कॉज़ल सिग्नल है और हमें इसके पोल्स, ज़ीरो प्लॉट्स, पोल ज़ीरो प्लॉट निकालना है इसका। अच्छा, एक्स ऑफ ज़ी तो हमें निकालना आता है, ठीक है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो हमने काफ़ी डिटेल से निकालना सीखा है। ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने निकालना सीखा है। अब इसके पोल ज़ीरो प्लॉट के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव पावर में एक्सप्रेस्ड है, तो पहले हम इसको पॉजिटिव पावर में लेके जाएँगे ताकि हम इसके ट्रू रिफ्लेक्शन मिले। यहाँ पे तो हमें सिर्फ ज़ी का एक ही टर्म नज़र आ रही है जो कि नेगेटिव में है, तो इट माइट नॉट गिव अस ट्रू रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो 1 है। डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगी कि मैं ज़ी रेज़्ड टू पावर -1 को कॉमन लूँगी और ये मेरे पास बचेगा ज़ी माइनस ए, ठीक है? और ये चूँकि ज़ी के नेगेटिव पावर है तो ये इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास एक ये बेसिकली बनेगा सर्कल जिसका रेडियस है ए और एरो लगाने का मतलब है कि मैं कॉज़ल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक ज़ीरो आ गया ज़ी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर और एक मेरे पास पोल आ गया ज़ी इज़ इक्वल टू ए के ऊपर। ठीक है? तो इस तरह के सिग्नल का हमारे पास ये पोल ज़ीरो प्लॉट बनेगा। अच्छा, जब थोड़ा-सा आपको तजर्बा हो जाएगा तो आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ये वाला सिग्नल है ना, सॉरी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें हमें नज़र आएगा कि जी एक ही फाइनाइट या नॉन ज़ीरो पोल है व्हिच इज़ एट ए, तो आप बल्कि डायरेक्टली भी ये वाला काम किए बगैर भी आप डायरेक्टली पोल बना सकोगे। अम, लेकिन फिर आप हो सकता है कि ये कभी मिस आउट कर दो, या आपको देख के लगे कि इस सिस्टम में तो कोई ज़ीरो है ही नहीं, ठीक है? और आप ज़ीरो को मिस कर दो। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ख़्याल रखना कि हमारे पास हर सिग्नल या सिस्टम में पोल्स और ज़ीरोज़ हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर आप देखो कि हमारे पास एक फाइनाइट ड्यूरेशन का पोल है, लेकिन उस जो उस वो नंबर मेंटेन करने के लिए ज़ीरोज़ भी बेसिकली एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन वो फिर करते हैं ज़ी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर हैं, ठीक है?
उसकी वजह जो है ना वो रूट लोकस होता है। अब रूट लोकस एक चूँकि कंट्रोल सिस्टम का सबसेट बन जाता है तो इसलिए मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन रूट लोकस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं और उसमें एक पाथ बनता है जो कि 0 से शुरू के पोल की तरफ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें फिर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर ज़ीरो ने ज़ीरो कोई पाथ फ़ॉलो करता है, मतलब ज़ी की वैल्यूज़ आप समझो प्लग इन करते जाते हैं और ज़ीरो जो है वो कुछ पाथ फ़ॉलो करता जाता है और इवेंचुअली इट एंड्स एट द पोल। तो अगर पोल्स और ज़ीरोज़ बराबर होंगे तो ही ये पॉसिबिलिटी हो सकेगी कि ये ज़ीरो जो है वो ट्रैवल करता हुआ पोल तक पहुँचे। तो दैट इज़ द रीज़न कि पोल ज़ीरोज़ हमेशा जो है बराबर होते हैं। उम लेकिन इट्स पॉसिबल कि कुछ ज़ीरोज़ पोल्स नॉन ज़ीरो हों, जैसे ये अभी आपके सामने एक और एक पोल है और कुछ पोल ज़ीरोज़ ज़ी इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर हों। अच्छा, अब हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ी डिटेल से किया है, अब हम ज़रा अगली एग्ज़ाम्पल को देखें जो कि थोड़ी-सी इसके मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड है और आपका यहाँ पे ज़रा कॉन्सेप्ट ठीक-ठीक बनना चाहिए। अच्छा, अब आपके सामने एक और ही क्वेश्चन है, उसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हम उसका एक्स ऑफ ज़ी निकालना चाहते हैं। अभी पहला तो स्टेप तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये आ जाएगा कि एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ ज़ी कैसे निकालना है। अम, अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, अच्छा ओके, कि जो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है ये बेसिकली नॉन ज़ीरो है। ज़ीरो से लेकर m-1 तक, ठीक है? ये 0 से लेके m-1 तक एग्ज़िस्ट करती है। अच्छा, अब ये किस तरह से, उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा u ऑफ़ n प्लॉट करो और एक दफ़ा u ऑफ़ n माइनस m प्लॉट करो, ठीक है? ये दोनों सिग्नल्स जो है ना u ऑफ़ n और u ऑफ़ n माइनस m, इसको आपने प्लॉट करके और फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है कि अगर आपको u ऑफ़ n में से सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो लेफ्ट ओवर सिग्नल क्या बचता है। तो देन यू विल कम टू नो कि ये जो पूरा x ऑफ़ n है ना, ये 0 से लेकर m-1 तक एग्ज़िस्ट करेगा। उसके आगे भी 0 होगा, उसके पीछे भी 0 होगा। अच्छा, अब इस तरह के फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का हम लोगों ने एक्स ऑफ ज़ी निकालना है। तो अगर आप एक्स ऑफ ज़ी को देखो तो इसमें जो समेशन है वो लिखी जा सकती है इस तरह से, ठीक है? अच्छा, और ज़ाहिर है ये समेशन लिखने के लिए भी वही शर्त है। अच्छा नहीं, इसमें इसमें वो शर्त इन्वॉल्व नहीं होती जो हम लोग पहले करते रहे हैं। वो एक डिफरेंट समेशन थी, उसमें सिग्नल 0 से इन्फिनिटी जा रहा था और हम हमेशा कहते थे कि अगर हमने इसे क्लोज़ फॉर्म सॉल्यूशन में लिखना है तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है इट शुड बी लेसर देन 1, लेकिन ये समेशन बेसिकली 0 से -1 तक जा रही है, इसमें वो शर्त अप्लाई नहीं होती। इसमें शर्त ये अप्लाई होती है कि ज़ी इनवर्स यानी कि जो टर्म जिसका हम समेशन ले रहे हैं इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और -1, ठीक है? अच्छा, तो हमारे पास इसका जो गिवन है ना फॉर्मूला वो मैं पहले ना रेड में कहीं पे लिख देती हूँ ताकि आप इसे नोट कर सको, फिर हम वापस इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर एक समेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 0 से एक फाइनाइट वैल्यू m-1 तक जा रही है और लेट सपोज कि ये r⁻n है। तो इट बिकम्स इक्वल टू r रेज़ टू पावर m, ठीक है, और 1 माइनस r, ठीक है, ये इसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन है। अच्छा, ये जो m है ना इसमें मैं थोड़ा सा अगर इसको और हाईलाइट करूँ ना तो ये m बेसिकली इक्वल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो वहाँ से हमारे पास ये m आता है। अच्छा, ओके, तो अब हम ज़रा उस इक्वेशन को इसके ऊपर अप्लाई करें तो हमें मिलेगा m, ठीक है, ओके।
अब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लिया। अब अगला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि हम इसका ज़ीरो ज़ीरो पोल्स निकालें इस सिग्नल के या इस एक्सप्रेशन के। तो जो पोल्स है ना वो आसान है, पहले मैं वो लिखती हूँ और आप इस पर के भी इस वीडियो को पॉज करके ज़रा पोल्स लिखना ट्राई करो और फिर आप इसके साथ मैच करना। जो हमारे पास पोल्स के लिए एक्सप्रेशन है ना, मैं उसके लिए डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो के बराबर रखूँगी, ठीक है? और जब आप इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन और करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके पास जो है ना जी की वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी ए, ठीक है? इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन ये दिस इज़ इजी टू सॉल्व। अब आते हैं हमारे पास ज़ीरोस। ज़ीरोस के लिए जो एक्सप्रेशन गिवन है ना वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है? अच्छा, अब इसको हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन इसी करनी पड़ेगी। इसको हम इस तरह से कुछ करेंगे, ठीक है? और फिर हमें एक मैं काम और करने लगी हूँ, ज़ी रेज़ टू पावर माइनस एम और इसको हम करने लगे ए रेज़ टू पावर माइनस एम, ठीक है? आई होप यू नो कि कैसे मैंने लिखा है। इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लिया, ए रेज़ टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाय जी रेज़ टू पावर माइनस एम, ठीक है? और फिर ए रेज़ टू पावर एम को हम यहाँ ले गए हैं, तो वो इसकी वजह से मतलब एम की पावर माइनस हो गई है। अच्छा, और इवेंचुअली ये मेरे पास बन जाता है जी रेज़ टू पावर एम इज़ इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एम। अच्छा, अब यहाँ से मुझे आगे चलना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मिस्टेकनली इस पॉइंट के ऊपर ये अज्यूम करते हैं कि पहली बात तो वो ठीक बोलते हैं ना कि इस इक्वेशन के एम रूट्स होने चाहिए। वो तो बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि जी की पावर एम है। अब जो बात गलत वो अज्यूम करते हैं वो ये है कि जी की जो एम रूट्स हैं उन सब की वैल्यू ए है, ठीक है? दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? पहले तो मैं आपको उस उसका सवाल एक और पुट अप करती हूँ कि अगर मेरे पास इक्वेशन ये हो और यहाँ पे मुझे जी की रूट्स निकालनी पड़े तो वो क्या आएंगी? तो उसका अगेन उस सवाल का पहला पार्ट तो ये है कि उसकी रूट्स जो है वो एम आएंगी, टोटल एम नंबर ऑफ रूट्स। और नंबर टू कि उन सारी रूट्स की जो वैल्यूज है ना दैट वुड बी ए, ठीक है? और ये टोटल होंगी एम रूट्स। अब अभी इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फ़र्क है। इन दोनों के एम रूट्स होंगे। इसके एम रूट्स सारे के सारे होंगे जी इक्वल टू ए के ऊपर, लेकिन इसके सारे रूट्स जी इक्वल टू ए के ऊपर नहीं होंगे। तो अब हमें ज़रा ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर होंगे। इसकी मैं मिसाल ज़रा यहाँ से देना शुरू करती हूँ कि लेट सपोज है आपके पास एक नंबर जब जी इज इक्वल टू कोई नंबर आता है जी, तो वी नो के जी की ए की वैल्यू है विच इज़ ए। अगर आप जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर करते हो, शैल आई राइट ए स्क्वायर नॉट, ओके। तो अगर हम अब z की वैल्यू यहाँ से मतलब अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो वी नो कि z की दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस ए, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्लस माइनस ए को अगर हम प्लॉट करें ना तो वी विल गेट टू वैल्यूज, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है? तो उसने अब क्या किया कि उसने एक सर्कुलर रीजन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब अगर आप z की पावर 3 लेकर जी मतलब जी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब अगर हो और आप उनके ऊपर क्यूब मतलब क्यूबिक रूट लो तो यू विल कम टू नो कि आपको एक रूट, अच्छा इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर जी क्यूब की वैल्यू ए क्यूब हो और अगर आप क्यूबिक रूट लेके प्लॉट करो तो यू विल सी कि आपको बेसिकली तीन रूट्स मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक समथिंग लाइक हेयर और एक मतलब इसका मुझे थोड़ा एंगल हो सकता है मैं गलत बना रही हूँ, 360 डिवाइड बाय 3 और एक इधर, ठीक है? अब बेसिकली तीन रीजन्स में मतलब ये वाला जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक का एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक का और फिर ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तीनों एंगल्स जो है ना ये बराबर होंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ से ना इस 3 से मैं डायरेक्टली m के ऊपर जंप करने लगी हूँ। अब आपको बेसिकली होगा क्या कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट m रूट्स एंड दे विल बी प्लेस्ड विद इक्वल स्पेसिंग अराउंड अ सर्कल। ठीक है? तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें ना, तो हमें ये मिलता है कि z इज इक्वल टू, अब मतलब आप इसको समझो कि मैंने 1/m और 1/m इस तरह से कर दी है, 1/m और 1/m समथिंग लाइक दिस। ठीक है? तो लेट मी राइट k here, k रिप्रेजेंट्स kth रूट। ठीक है? ये मेरे पास a हो गया और j 2 pi by m into k एंड k वेरीज, ये अभी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ k की डेफिनेशन है। k वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर m-1। तो टोटल k की मतलब ये m वैल्यूज चलेंगी, पहली वैल्यू इसकी 0 होगी, फिर 1, फिर 2, और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमें kth रूट मिलती जाएगी। और ये जो रूट्स है ना, ये कुछ इस तरह से प्लेस होंगी। ये पहली रूट मतलब इसको आप ज़ीरो कह सकते हो, या पहला ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो यहाँ पर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और ये जो आखिरी होगा ना, दैट वुड बी बेसिकली mth रूट, इस तरह से। और अगर आप देखो इन सब का जो रेडियस है ना, दैट वुड बी a, क्योंकि ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली बता रहा है, जो कि आपने, जो कि सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंट करेगा, और ये उसका एंगल। और आप नोट करो कि हर दो ज़ीरोस के दरमियान में सेम एंगल होगा, और वो एंगल होगा 2π/m। ठीक है? मतलब ये हमने एक ज़ीरो रखा, 2π/m हम मूव किए, एक और ज़ीरो रखा, फिर 2π/m मूव किए, एक और ज़ीरो रखा, और इस तरह से इक्वली स्पेस्ड ज़ीरोस जो हैं वो इस सर्कुलर रीजन के इर्द गिर्द रखे जाएंगे। तो यहाँ पास टोटल m ज़ीरोस हो जाएंगे। मैं ज़रा वापस एक्सप्रेशन पे जाती हूँ। एक्सप्रेशन मेरे पास आई गेस ये है। अच्छा, ये मेरे पास टोटल m ज़ीरोस हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे रखे जाएंगे, और ज़ीरोस जो पोल थे ना मेरे पास, वो शायद हाँ, अब एक पोल यहाँ पे था, ये मैंने है रखा इधर है, लेकिन ये बेसिकली इसके ऊपर आएगा। ठीक है? तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो भी वहीं पर है, मतलब और पोल भी वहीं पर। तो मेरे पास एक z माइनस ए न्यूमरेटर में है, एक मेरे पास z माइनस ए डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली कुछ भी नहीं रहेगा। और अब आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अब अगर आप नोट करो तो मुझे एक ऐसा सिस्टम नज़र आ रहा है कि जिसमें मेरे पास m-1 ज़ीरोज़ हैं। तो नाउ आई वुड हैव m-1 poles at z is equal to 0 to compensate these zeros. ठीक है? Now I would have m-1 poles at z is equal to 0 to compensate all these zeros. अच्छा, ये आप नतीजा उस सूरत हाल में भी निकाल सकते हो, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को अगर आप उस तरीके से लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये वाला, या एक्सप्रेशन ये है। तो इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो ऑफकोर्स मैं z⁻⁻m यहाँ से कॉमन निकालूंगी, z मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी, तो वहाँ पे आई फिगर इट आउट डायरेक्टली कि मेरे पास m-1 पोल्स z इज इक्वल टू 0 के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मतलब इसके रूट्स कैसे निकले, इसका पोल ज़ीरो प्लॉट कैसे बना, इसका समझ आना बहुत ज़रूरी है। आपने ज़रूर इसके ऊपर टाइम लगाना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं समझ आती तो डू लेट मी नो, बट यू मस्ट स्पेंड टाइम ऑन दिस एग्जाम्पल, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। हम लोगों ने आगे भी इसको इस्तेमाल करना होगा।